मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम लोकेश सेठी, आप जान चुके हैं। अ, अगर अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करूं तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मेरे घर में मेरे पेरेंट्स थे जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे और हम तीन बहन भाई, सबसे छोटा मैं था। तो स्कूल में जैसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई हुई है और पढ़ने लिखने में बहुत मन कम लगता था, बस इतना होता था कि पास हो जाऊं किसी तरीके से। एक बस जैसे एक नॉर्मल फैमिली होती है, कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं फैमिलीज में, ऐसी हमारी ज़िंदगी थी। और बचपन में घटना घटी मेरे साथ, क्योंकि मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। सो मैंने फादर को बोला साइकिल के लिए, उन्होंने लेके नहीं दी, कई बार बोला नहीं लेके दी, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां थी। सो मुझे याद है कि अगर किसी चीज़ को आप वाकई में दिल से चाहो तो वो मिलती ज़रूर है, मुझे इतना तो कन्फर्म था। तो मैं बहुत पैशनेट था साइकिल के लिए, पर मेरे फादर मुझे लेके नहीं दे रहे थे। तो उस समय मुझे वीडियो गेम खेलने का भी शौक था और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं वीडियो गेम खेलते थे। वहाँ पे एक बूढ़े अंकल थे जिनकी वो शॉप थी और उन्होंने मुझे बोला बचपन में, जब छोटा था 6-7 में, तो बेटा आप मेरे यहाँ पार्ट टाइम जॉब करोगे? मैंने कहा जी कर लूंगा, क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस बच्चे आते हैं उनको कॉइन्स देने होंगे। मैंने कहा ठीक है, कहते मैं आपको 600 रुपये सैलरी दूंगा। तो मैंने 2 महीने की छुट्टियों में काम किया और 1200 रुपये मुझे मिले और 150 रुपये मैंने अपनी दादी से लिए और मैं 6 या 7 क्लास में अपने दम पे मैं अपनी साइकिल लेके आ गया था। तो उस इंसिडेंट से मुझे ये लगा कि यार मुझे नौकरी नहीं करनी, क्योंकि नौकरी में मेरे को दिमाग में बैठ गया था बचपन में, नौकरी में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। आप अपने बच्चों की चाह कर भी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते जो बच्चा मांगता है कोई चीज़, तो क्योंकि आपकी मजबूरी होती है, आपकी लिमिटेड सैलरी होती है, लिमिटेड इंक्रीमेंट होते हैं। अभी आप देख रहे हो बहुत लोगों की सैलरियाँ कम हो गई, बट वो बेचारे मजबूर हैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि या तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जो छोटी बहुत इनकम आ रही है 50% या 40% या 60% वो भी नहीं आएगी। तो नौकरी में आदमी मजबूर ज़्यादा होता है। तो मेरे को बचपन से हो गया था मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना कोई काम करना है। और जब मैं 10th क्लास तक पहुंचा तो मैं 2 बार फेल हुआ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैं आवारागर्दी में बहुत लग गया। फिर मेरी बहुत छोटी उम्र में मैंने स्मोकिंग शुरू कर दिया। अभी तो मेरे को 6 साल हो गए छोड़े हुए, बट मैं एक टाइम पे चेन स्मोकर बन गया था। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में स्मोकिंग शुरू कर दी और हमेशा चिंता लग रही थी मेरे भविष्य का क्या होगा। जब 97 में मैं फरीदाबाद आ गए, पापा रिटायर हो गए थे, हम यहाँ पे आ गए। तो पापा ने कहा चलो बिजनेस शुरू करो, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया। अब उसमें भी अपने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में उधार देना पड़ता है, फिर वो उधार मांग के लिए फिर अपने लिए। अब दुकान ऐसी बिजनेस शुरू किया, अब दुकान ऐसी चीज़ है आप सामान रख के बैठ सकते हो, लेकिन कितने कस्टमर आएंगे आपके हाथ में नहीं है ना। जैसे हमारा काम क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हम बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, लेकिन कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा वो तो आपके हाथ में नहीं है ना, वो तो डिसीजन उसने लेना है ना। सेम ऐसे ही बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, नॉर्मल सा था, लेकिन ऐसा नहीं कि गुजर बसर हो जाए। एक बार की बात याद है, मुझे याद है एक मेरे फ्रेंड का मुझे फोन आया, और जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, कि ऐसे ऐसे एक बिजनेस है। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, एक वही मेरा फ्रेंड था जिसने मुझे पढ़ाई छोड़ने पे डांटा था कि यार तू पढ़ाई मत छोड़, अभी तेरे फादर मदर हैं, अभी तो चलो ठीक है कमा रहे हैं, लेकिन तू पढ़ाई मत छोड़, तू पढ़ाई कंटिन्यू रख, ताकि कम से कम तू ग्रेजुएशन कर ले, ठीक ठाक नौकरी मिल जाए तेरे को। तो मैंने उनकी बात सुनी नहीं, बट मैं उन पर फेथ बहुत करता था। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कहा लोकेश नया तरीके का बिजनेस आया है, एक बार देख ले। मैंने देखा, जब मैंने बिजनेस को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने सिर्फ उनके फेथ पे बिजनेस ज्वाइन किया। मेरे को 3 मोटी मोटी बातें समझ में आई थी। पहला, कि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कम से कम रिस्क नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे समझ में आई थी कि इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, मतलब अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जब मुझे बेनिफिट बताए गए थे इस बिजनेस के, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद अपनी ट्रेडिंग में आपको बताऊंगा, तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गया, अगर हो गया, तो मैं वो लाइफ लीड करूंगा जो जिंदगी में मैं सोच नहीं सकता। और जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो मैंने शुरू में कुछ ट्रेनिंग अटेंड कर ली। जैसे आज आपको आपके अपलाइन ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया होगा, हो सकता है कल ही किसी ने ज्वाइन किया हो और आज वो ट्रेनिंग में आ गए हो, किसी को बात करने से पहले। तो मेरी एडवाइस ये रहती है लोगों को कि किसी को भी, एक भी आदमी को इन्वाइट करने से पहले आपको कम से कम 1 या 2 ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए, ताकि आप सीख सको इस बिजनेस को कुछ थोड़ा बहुत। तो मैं फॉर्चुनेट रहा कि वहां पर क्या होता था, वहां पर जब कंपनी में CNT होती थी, तो CNT के बाद एक छोटी सी ट्रेनिंग भी होती थी, तो वो ट्रेनिंग अटेंड कर ली थी मैंने। और फिर मैंने जाके, जैसे मुझे एक मौका नजर आया था लाइफ में, क्योंकि मुझे मालूम था अगर आज जो मेरे दोस्त हैं जो नौकरी कर रहे हैं आज भी, जिन्होंने उस समय 98 में
नेटवर्क मार्केटिंग को चूज नहीं किया, तो आज वो 15, 20, 25 हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो आज अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो शायद मैं भी 15, 20 हजार की नौकरी कर रहा होता। तो जब मुझे लगा कि मौका है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गया, क्योंकि मैंने बचपन से सुना था अगर आप ज्यादा पढ़ोगे लिखोगे, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तभी आपकी एक सफल जिंदगी हो सकती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपकी जिंदगी सफल नहीं हो सकती। तो मुझे लगा था एक मैं लाइफ की जंग हार चुका हूं, एक भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इसको हर आदमी कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहे हैं, इंजीनियर भी कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, हाउस वाइफ भी कर रही है। तो अगर सब लोग कर रहे हैं और मैं इस बिजनेस में अगर कामयाब हो गया तो मैं वो लाइफ लीड करूंगा जो मैं सोच भी नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगा, अगर मुझे ऐसा लगा है तो जो मेरे बाकी के दोस्त हैं, क्योंकि वो भी मेरी तरह नालायक थे, वो भी पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे, तो मुझे लगा कि उनको भी एक मौका नजर आएगा इस बिजनेस में जैसे मुझे नजर आया। और जैसे ही मैंने उनको जाके बताना शुरू किया तो उल्टा मेरे पे बम्बार्डमेंट शुरू हो गई। उन्होंने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। उन्होंने कहा किन चक्करों में पड़ गया, अबे ये बिजनेस तो उनके लिए है जिनके पास पैसा है, अबे ये बिजनेस तो उसके लिए है जिनके पास बहुत जो पढ़े लिखे हैं, ये बिजनेस तो उनके लिए जिनके पास कम से कम कार वार तो है, व्हीकल तो है, स्कूटर बाइक तो है। तो मेरी उम्र तो उस समय मुश्किल से 20 साल थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मुझे बड़ा धक्का लगा, लेकिन भगवान का शुक्र है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग अटेंड की हुई थी और ट्रेनिंग के दौरान मुझे जानने का मौका मिला था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आज तक एक भी आदमी असफल नहीं हुआ, यानी नाकामयाब नहीं हुआ। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इसको करना छोड़ देते हैं, लोग इसको क्विट कर देते हैं। और एक लाइन बोली गई थी जो कि आपके पोस्टर में भी लिखा हुआ है जो आपने बनाया है, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। यानी कि जो जिंदगी में विजेता होता है वो कभी छोड़ता नहीं है, और जो छोड़ देता है वो कभी भी जिंदगी में विजेता नहीं बनता। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी, भाई पैसा लगा नहीं मेरा इस बिजनेस में, कोई मेरी मेंटेनेंस, कोई किराया नहीं देना पड़ रहा, कोई मुझे एम्प्लॉय नहीं रखने, तो मैं करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, अरे कभी तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। तो उन्होंने जो भी बोला मुझे फर्क नहीं पड़ा और मैंने अपने कान बंद कर लिए नेगेटिव लोगों से। और ये बड़ा नेचुरल होता है, नेगेटिव लोग आते हैं इस बिजनेस में, आपको नेगेटिव बोलेंगे, ये बड़ा नॉर्मल है। आप सोचो आपको फूलों की छांव मिलेगी या फूलों की सेज मिलेगी, आप आराम से पैदल उस पर नंगे पांव चलोगे और कोई कांटा नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे। और उसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी मेंढक वाली, फाइन, क्योंकि बहुत सारे मेंढक होते हैं वो एक बार दलदल में गिर जाते हैं, और बहुत गहरा दलदल होता है, बहुत गहरा गड्ढा होता है, और कई सारे मेंढक कोशिश करते रहते हैं। जो बाकी के मेंढक होते हैं वो उनको जोर जोर से बोलते हैं, अरे ये तो तुम कहाँ फंस गए, अब तो तुम कभी जिंदगी में नहीं निकल पाओगे, और अब तो तुम मर जाओगे, यहाँ बहुत जो भी गिरा आज तक कोई जिंदा नहीं निकल पाया, ऐसे करके। तो ये सुन के कुछ लोग मेंढक मर जाते हैं, फिर कुछ लोग कोशिश करते हैं, थक जाते हैं, फिर मर जाते हैं। पर उसमें से एक मेंढक होता है जो लगातार कोशिश करता रहता है, और बाकी के मेंढक उनको यही बोलते हैं, अरे तू रहने दे, जब इतने सारे मर गए तो तू क्या करेगा जी के, तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन एक बार क्या होता है, वो एक ऐसी जंप मारता है कि वो बाहर निकल के आ जाता है। जैसे ही वो देखता है बाहर निकल के आगे एक मेंढक निकल के आ जाता है, तो बाकी मेंढक उसको अपने कंधे पे उठा लेते हैं और बोलते हैं, यार तूने तो कमाल कर दिया, और मतलब तूने कैसे किया, आज तक कोई इस गड्ढे से बाहर निकल के नहीं आया। तो वो मेंढक बोलता है, कहता है तुझे पता नहीं तूने कितना बड़ा काम किया है। वो फिर बोलता है, तो पता लगता है कि वो मेंढक बहरा था, यानी कि उसने उन नेगेटिव लोगों की बात सुनी ही नहीं। तो मैं भी शुक्र रहा मुझे भी कि मैंने कभी भी नेगेटिव लोगों की बात नहीं सुनी। मुझे इतना समझ में आ गया था कि इस बिजनेस में बहुत से लोग कामयाब हैं, अगर बहुत से लोग कामयाब हैं तो मैं भी हो सकता हूं। अगर काम करता रहूंगा तो एक ना एक दिन सफलता मुझे जरूर मिलेगी। तो मैंने काम करना शुरू किया। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आया मुझे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम था, मुझे लिखने की प्रॉब्लम है। तो यहां पर उस समय क्या होता था, ये लैपटॉप, ये प्रोजेक्टर, ये फ्लिप चार्ट वगैरह नहीं होते थे। तो वहां पर प्रीतम सर को याद होगा, उस समय पेपर पे प्लान लिख के समझाया जाता था। अब मेरे सामने चैलेंज ये था, मुझे लिखना नहीं आता था। अगर लिखूंगा तो इतनी खराब राइटिंग है, इतनी मतलब कोई पढ़ नहीं पाएगा, मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता, इवन मेरी मतलब वो है, तो मैं अगर लिखूंगा तो। और लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, करूं तो करूं क्या। और मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर इस बिजनेस में मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे प्लान दिखाना आना चाहिए। अब मेरे जो अपलाइन है सबको मालूम है, मैं बता देता हूं, जिन दोस्त ने मुझे इस बिजनेस में लेके आए उनका नाम है श्री सिद्धार्थ सिंह जी, फाइन। वो बहुत कड़क है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं और वो मुझे मेरी बहुत परवाह करते हैं। तो वो मेरी तो बहुत पिटाई हुई है बचपन में, जब छोटा था मैं उनसे, कि मैं तू प्लान दिखाना नहीं आता तेरे को, ठीक से प्लान दिखा, ठीक से मेमोरी जॉगर बना,
तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। उनमें से प्रीतम सर भी हैं, तभी के लोग हैं, प्रीतम जी भी। तो प्रीतम सर को बहुत डांट पड़ती थी कई कई कामों की वजह से, मुझे भी बहुत पड़ती थी। तो मैं उनका फ्रेंड था, तो उन्होंने मुझे बोला भाई तूने प्लान दिखाना फटाफट सीख ले, मैं नहीं दिखाऊंगा तेरे लिए प्लान। अब मेरे सामने चैलेंज था, मैं प्लान दिखाऊं कैसे। मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। अब मेरे सामने चैलेंज था, लिखने की प्रॉब्लम थी। तो एक बार क्या हुआ, कहते हैं जहां चाह वहां रहा। मैंने ना याद तो कर लिया था, रट्टा मार लिया था, क्योंकि 8th क्लास में हड़प्पा संस्कृति के क्वेश्चन आते थे और टीचर बोलते थे कि अगर तुमने ये क्वेश्चन याद कर लिया ना, तो क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे 33 नंबर लेके आने हैं क्लास में, इससे ज्यादा मुझे और कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो वहां पे बोलते थे अगर तुमने हड़प्पा संस्कृति वाला क्वेश्चन याद कर लिया तो आपके 15 नंबर तो ऐसे आते थे। वो 2 या 3 क्वेश्चन बोलते थे, इसमें 20-22 नंबर आ जाएंगे आपके, और बाकी मैं नकल वकल से ले आऊंगा, मुझे पता है। तो मैं वो क्वेश्चन का रट्टा मार लेता था। तो जब मैं यहाँ पे आया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो एक बार सिद्धार्थ सर किसी को प्लान दिखा रहे थे पेपर पे, टेबल पे, ऑफिस में। तो वो उठ के चले गए वहां से, उनके पेपर्स मैंने ले लिए और अपने दोस्त के पास गया और उससे साफ साफ राइटिंग में मैंने लिखवा लिया, बिल्कुल कैपिटल में। अब उसका मैंने एक स्टेपल करा लिया और उसके बहुत सारे फोटोकॉपी सेट करा लिए। मतलब मैंने अपना एक फ्लिप चार्ट बना लिया और मैंने रट्टा मार लिया था कि क्या बोलते हैं। मैं सीएनटी में जाता था, बैठता था, नोट्स बना लेता था या देखता था भी क्या बोलना है, तो मैंने रट्टा लगा लिया। अब मैं अपने दोस्तों को बुलाता था, अपने डाउनलाइंस को बोलता था आ जाओ मैं तुम्हें प्लान दिखाना सिखाता हूँ, और उनके लोग बैठते थे टेबल पे और मैं उसके ऊपर एक प्लेन पेपर रखता था और ऐसे करके मैं मतलब पेपर हटाता रहता था और मैं बोलता रहता था, जिससे मैं प्लान, और उससे जॉइनिंग भी होनी शुरू हो गई। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरा काम आसान हो गया अभी। फाइन। तो वहां से मैंने आगे वही बात है, जहां चाह वहां रहा। जिसको जिसको चाह होती है वो कुछ ना कुछ राह निकाल लेता है जैसे मर्जी करके। और वैसे भी हम इंडियन जुगाड़ू बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं ना। तो मैंने भी अपना जुगाड़ ढूंढ लिया था। उसके बाद मैं काम करने लगा, मैं मीटिंग करने लगा, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। मेरा 4000 रुपए का चेक हो गया, 4000 रुपए का चेक हो गया, और इतना ही मुझे अपनी दुकान से भी आ रहा था। एक दिन मैं शाम को दुकान से लौट रहा था तो मेरे को एक गाड़ी ने पीछे से जोर से हिट किया। मैं इतनी जोर से हिट किया कि शीशा तोड़ के मैं गाड़ी के अंदर, वो बिल्कुल फिल्मी सीन होता है ना, बिल्कुल वैसे शीशा तोड़ के मैं गाड़ी के अंदर घुस गया। उसने मुझे बाहर फेंका और बाहर भाग गया, मतलब भाग गया वहां से। एक रिक्शे वाले ने उठाया मुझे, वो हॉस्पिटल ले गया, मेरे मदर फादर आ गए। फिर सुबह उठा तो पूरी टांग में प्लास्टर। 8 महीने तक मैं प्लास्टर में रहा। वो जो दुकान थी वो बंद हो गई, जीरो हो गई इनकम। मेरे फादर के चेहरे पे पसीना आ गया कि 8.5 लाख रुपए लगाया हुआ है और वो सारा का सारा पैसा डूब जाएगा, कोई उधार देने वापस नहीं आता, कोई उधार आपके घर पे देने आएगा नहीं। तो बहुत चिंता में आ गए क्योंकि पापा की पेंशन कम हो चुकी थी, है ना, घर के खर्चे बढ़ चुके थे, जाहिर सी बात है। सो करे तो करे क्या। अब इस बिजनेस की पावर देखिए कि अगले महीने कोई काम नहीं किया था इस बिजनेस में, दुकान पे काम नहीं किया, इनकम जीरो हो गई। इस बिजनेस में भी काम नहीं किया था, प्लास्टर में था। अगले महीने का जो चेक आया वो आया 4000 से सीधा 8817 रुपए का। 2 महीने बाद वो इनकम हो गई 11000 रुपए। उसके बाद चौथे महीने वो इनकम हो गई 16000 रुपए। और जब तक मैं बेड से उठा वो इनकम हो गई, मतलब मैं कोरोना में था, मैं घर में 8 महीने तक क्वारंटाइन रहा, है ना। मेरा घर का लॉकडाउन हो गया था, आप ऐसे मान सकते हैं। फाइन। दुनिया सब अपने काम कर रही थी, बट मेरे लिए तो लॉकडाउन था वो। मैं 8 महीने तक घर पे रहा था, और 8 महीने तक आप अपने बिजनेस में नहीं जाओगे तो इनकम जीरो। लेकिन यहां पे इनकम हो गई 4000 से 20000 रुपए। जब मैं बेड से उठा तो मेरी इनकम 20000 रुपए को क्रॉस कर चुकी थी। प्रीतम जी गवाह हैं उसके, और क्योंकि मेरी पुरानी कंपनी में प्रीतम जी भी मेरे साथी थे और मेरे डाउनलाइन में आते थे उस समय प्रीतम सर। राइट। तो और प्रीतम जी ने मेरी स्टोरी जरूर सुनाई होगी उस कंपनी में बहुत बार, कि देखो एक आदमी है लोकेश सेठी और उसका एक्सीडेंट हो गया और उनकी इनकम 4000 से 16000 हो गई। तो जब मैं बेड से उठा तो जाहिर सी बात है मैंने कंपेयर किया दोनों बिजनेस को। एक में मेरे फादर ने 8.5 लाख रुपए लगाया था, सुबह 7 बजे से लेकर आपको 11 बजे तक मैं काम करता था, और एक दिन भी दुकान बंद हो जाता इनकम जीरो। और एक ये बिजनेस है जिसमें मैंने 1250 रुपए लगाया था, सिर्फ 8 महीने काम किया था। और अगर मैंने 8 महीने काम करने के बाद मैंने काम नहीं किया तो इनकम 4000 से 20000 पहुंच गई थी। तो फिर मैंने एज अ फुल टाइम इस बिजनेस को एज अ करियर अडॉप्ट कर लिया, और वो दिन से लेके आज तक मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूं। यानी तकरीबन मुझे 21 साल हो गए हैं फुल टाइम करते हुए इस बिजनेस को। उसके बाद मैंने वहां से गाड़ी ली, फॉरेन ट्रिप लिए, बहुत जिंदगी हसीन हो गई। और मुझे याद है जब मैं पहले फॉरेन ट्रिप पे गया था तो मैं कभी जिंदगी में, मेरे फादर ने मुझे कहीं घुमाया नहीं था। मतलब मेरे फादर बहुत कंजूस थे, उन्होंने कभी चिड़ियाघर, अप्पू घर, कोई स्कूल की पिकनिक, बस घर से स्कूल, स्कूल से घर, और कभी शादी पे कहीं चले गए तो चले गए, उसके अलावा कुछ नहीं देखा था मैंने।
फाइन। इस बिजनेस में जब मैं बेड पे लेटा हुआ था, तो बेड पे लेटे लेटे मैंने फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया था। और यकीन जानिए, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने दिल्ली से बाहर शक्ल ना देखी हो, कभी चिड़ियाघर अप्पू घर ना गया हो, उसको आप बोल रहे हो कि भाई आपको फॉरेन कंट्री जाना है, फ्लाइट में बैठना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो उस समय। मतलब वो सपने से भी ज्यादा बड़ी चीज थी। और जब मैं वहां पे गया, मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया, और मैं वहां पे गया, इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतना मतलब हम स्वर्गवासी हो गए थे। स्टार क्रूज का वो ट्रिप था। और उस दिन मैंने एक बात सोची, एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी उस दिन, कि यार उससे पहले मुझे लगता ना, मैंने बहुत मेहनत करी है उस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए। ऐसा नहीं है मैंने मेहनत नहीं करी थी, मैंने बहुत मेहनत करी थी। लेकिन जब वो चीज मुझे मिली, तो मुझे लगा यार, अगर इतनी सी जो मैंने मेहनत करी है, उस मेहनत पे मुझे ये रिजल्ट मिल रहे हैं, तो हे भगवान, मेरे से और ज्यादा मेहनत करा, ताकि मैं ऐसे रिजल्ट मुझे जिंदगी भर मिलते रहे। यानी मैं जिंदगी भर फॉरेन ट्रिप आता रहूं, मुझे अच्छी गाड़ी हो, मतलब मैं बहुत मेहनत करने को तैयार था उसके लिए। क्योंकि मुझे लगा था इतनी सी मेहनत पे अगर ये मिल रहा है, यकीन जानिए, अभी आपको, आप में से बहुत लोग होंगे जो फास्ट 8% पे होंगे, जो 10% पे, 11% पे होंगे, डायरेक्टर होंगे, और आपको कई बार लगता होगा आप बहुत मीटिंग्स करते हो और आपको बहुत लोगों तक मिलते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आते। आपने ट्राई किया कि भाई इस महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर करूंगा, नहीं बन पाए। आपने ट्राई किया मैं एलओबी लूंगा, शायद उस टाइम नहीं हो पाई हो इस बार एलओबी, तो आपको बहुत मेहनत करती होगी, जब चेक आता है आपको लगता है बहुत कम आया है। लेकिन यकीन जानिए, जिस दिन आप क्राउन बनोगे, यूसीडी बनोगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि उसको पाने के लिए आपने कुछ भी मेहनत नहीं करी, जितना आपको मिलना शुरू होगा। फाइन। तो मेरे को लगा कि जितनी मर्जी मेहनत कर लो वो कम होती है, क्योंकि जब रिजल्ट मिलता है ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उसके आगे मेहनत आपको अपनी बहुत कम लगती है। तो फिर मैंने वहां से और आगे तरक्की करनी शुरू करी। फिर मैंने गाड़ी ले ली इस बिजनेस से। एक बार की बात याद है मुझे, कि मैं मीटिंग्स करके अपने घर आया वापस, तो मेरे ड्राइंग रूम में मेरे फादर की पार्टी चल रही थी। मतलब हम पंजाबी होते हैं, तो ड्रिंकिंग वगैरह ज्यादा होती है हमारी फैमिली में। तो उनके फ्रेंड्स थे, उनके ब्रदर वगैरह थे, मतलब चाचू थे मेरे फादर के फ्रेंड्स थे कुछ, तो वो अपनी पार्टी वार्टी कर रहे थे। तो जैसे मेरे रूम में घुसा, मुझे मालूम नहीं था, मैं अपना देखा, तो फिर मैं अपने रूम में जाने लगा। तो मेरे फादर ने मुझे बुलाया और अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया मेरे फादर ने मुझे, कि ये है मेरा छोटे वाला बेटा। उन्होंने कहा अपने फ्रेंड्स को। तो जैसे ही उन्होंने कहा, तो उनके फ्रेंड्स ने मेरे से हाथ मिलाया, पूछा आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, अभी आपने गाड़ी ली है, अभी आप फॉरेन ट्रिप होके आए हो, ये ऐसे ऐसे करके मेरे से बात करने लगे। अच्छा, मेरे बेटे को भी बेटा जरा बता देना इस काम के बारे में, ऐसे करके। तो जब मैं वहां से निकला, तो उस दिन मुझे एक बात रियलाइज हुई, मुझे पता लगा उस दिन कि मेरे फादर मेरी पीठ पीछे तारीफ कर रहे थे। तो मैंने एक बात रियलाइज करी कि यही वही फादर है। जब मैं छोटा था, पढ़ता लिखता नहीं था, तो मेरी खूब पिटाई होती थी, खूब गालियां सुनने को मिली है मेरे को फादर से। इवन जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, आवारागर्दी करता था, तो बहुत मुझे सुनने को मिलता था। जब भी मैं आता था, तू निकम्मा, तू नकारा, वो देख हमारे मामा के बच्चे देख, ये देख, वो, मतलब कंपैरिजन जो होते ही हैं। और आज ये वही फादर है जो मेरी तारीफ कर रहे हैं मेरी पीठ पीछे। तो मुझे उस दिन एक बात समझ में आई, जिंदगी में ना, जो कामयाब लोग होते हैं, उनके ऐप भी शौकों में गिने जाते हैं, और अगर आप नाकामयाब हो, तो उसका रोटी खाना भी हराम होता है। तो कहने का मतलब, जिंदगी में कामयाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको इज्जत मिलती है, एडमिरेशन मिलता है, आपको प्यार मिलता है कामयाब लोगों को। फाइन। तो जिंदगी में कामयाब होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको हर इंसान से प्यार मिले। उसके बाद मैं और आगे चला, तो मैंने स्विट्जरलैंड का ट्रिप क्वालिफाई किया। इंडिया टुडे मैगजीन ने मुझे कवर किया, फोटोग्राफ विद इंटरव्यू। 2005 में मेरी शादी हो गई, मेरी डाउनलाइन को मेरे से प्यार हो गया, मेरी वाइफ को। फाइन। मुझे भी बहुत अच्छी लगी, सीए की पढ़ाई कर रही थी, खूबसूरत बहुत थी। उन्होंने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने कहा चलो यार, लंगूर के हाथ में अंगूर आ रहा है तो मिस नहीं करना चाहिए। फाइन। तो हमारी शादी हो गई, और मेरी वाइफ उस समय सीए की पढ़ाई कर रही थी, तो उसको भी बहुत बिलीव था इस बिजनेस के ऊपर। हम दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। जैसे अभी महेश जी हमारे मास्टर सेरेमनी थे आज, ऐसे जब हमारे दिल्ली में सक्सेस सेमिनार होते थे, तो वो वहां पर मास्टर सेरेमनी बनी हुई है। जो मेरे अपलाइन है सिद्धार्थ सर, उनकी वाइफ चंचल जी, उनके साथ वो कॉस्मेटिक के सेशन किया करती थी। तो हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करने लगे। मेरा हाईएस्ट चेक 52,000 रुपए गया। एवरेज इनकम 40-45 हजार के आसपास थी, जो कि बहुत अच्छी इनकम थी। सन 2000, 2001 में, 2002 में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इनकम थी। उसके बाद 2006 में कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई, और उन्होंने बहुत सारे फैसले ऐसे लिए जो इस बिजनेस के हित में नहीं थे। देखिए, अभी सब लोगों ने क्लोजिंग खत्म करी है, और लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट जो है वो बहुत विजनरी है, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। ये कभी मुझे, जब मैंने भी पहली बार, अभी मैं उस पार्ट पे भी आऊंगा, लेकिन उस पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैनेजमेंट यहाँ पे खड़ी है, और ये आपको ना, मुझे मैनेजमेंट पे
500% फेथ है कि ये कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें उस मजदार से निकाल के ले जाएगी, और ऐसे ही हो भी रहा है, आप देख रहे हो। फाइन। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर जो मैनेजमेंट थी, क्योंकि वो कंपनी के ओनर बहुत बड़े थे, उनकी बहुत सारी कंपनियां थी, तो उन्होंने सारा बिजनेस मैनेजमेंट के हाथों सौंपा हुआ था। और याद रखिए, आज ये जो डिसीजंस हो रहे हैं, चाहे बाली सर ले रहे हैं, चाहे दीपक सर ले रहे हैं, कन्वर सर ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इन्वॉल्व है। फाइन। और इनका ये अपना बिजनेस है, लेकिन एक एम्प्लॉय कभी भी शायद ऐसे डिसीजन ना ले पाए। फाइन। क्योंकि उसको तो नौकरी करनी है, उसको अपनी सैलरी से मतलब होती है। फाइन। तो वहां पर क्या था, वहां पर सारी मैनेजमेंट के हाथों बिजनेस था, ओनर को कोई मतलब नहीं होता था। ओनर का माइंडसेट ऐसे था कि भैया मैंने इस कंपनी में इतना पैसा लगाया है, मुझे हर साल इस कंपनी से कितना प्रॉफिट आ रहा है। वो क्योंकि उनकी बहुत सारी कंपनी थी, वो हर कंपनी में अपना प्रॉफिट दिखते थे कि ये वाली कंपनी मुझे इतना प्रॉफिट दे रही है, ये वाली कंपनी इतना प्रॉफिट दे रही है, दैट्स इट। वहां पे जो लीडर्स थे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि मैनेजमेंट उनकी बात सुनती नहीं थी, और बहुत सारे जिगजैग होने शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ, इनकम ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई। तो जब आपके खर्चे 50,000 के हो, इनकम 30,000 हो जाए, तो फिर आदमी क्या करता है, चलो पार्ट टाइम नौकरी कर लेते हैं, पार्ट टाइम बिजनेसेस कर लेते हैं। बहुत लोगों ने कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए, बहुत लोगों ने नौकरियां शुरू कर दी, कोई ट्रेनर बन गया, कोई कुछ। तो मैंने सिद्धार्थ सर से बोला, सिद्धार्थ सर क्या करें? सर कहा नहीं, हम फाइट करेंगे यार, हम करेंगे, क्योंकि हम बहुत लॉयल हैं उस कंपनी के थे, वो पहला प्यार है, आज भी बहुत कंपनी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। फाइन। लेकिन हमने कहा जब तक वो कंपनी का ओनर शटर डाउन नहीं करेगा ना, हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट। हम सबसे लास्ट आदमी होंगे छोड़ने वाले उस कंपनी को, हमने ये ठाना हुआ था, अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो फिर लेकिन मैनेजमेंट से प्रॉब्लम चलती रहती थी, बहुत लोग छोड़ते थे, बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, फिर क्या होता है, जैसे आपके अगर खर्चे ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो फिर क्रेडिट कार्ड बनवा लिए। मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ गई थी, सिद्धार्थ सर की गाड़ी भी सिद्धार्थ सर को बेचनी पड़ गई थी, उनके पास सोडा थी उस समय, तो वो उनको बेचनी पड़ गई थी, और बहुत जिगजैग और बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। फिर दोबारा उस पैदल आ गए थे। और 2007 का ट्रिप था हांगकांग का, और वहां पर कंपनी की जो ओनर थे वो बैठे हुए थे टेबल पे, और एक टेबल पे एक साइड पूरी लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप थी उस कंपनी की, वो बैठी हुई थी, और एक तरफ टॉप एम्प्लॉय बैठे हुए थे। टॉप लीडरशिप में उस समय दीपल पत्रावाला जी थी, मोहंती जी थे, देवदीप देव साहब थे, सिद्धार्थ सर थे, तो ये सब टॉप लीडरशिप बैठी हुई थी वहां पे। और ये लीडरशिप कह रही थी, सर देखो हमें आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप ऐसे इसको ठीक कर लो, ये कर लो, और हमें एम्प्लॉयज से भी दिक्कत आ रही है। और जो एम्प्लॉयज थे, टॉप मैनेजमेंट थी, वो इस तरह बैठी हुई थी, और वो अपनी बता रही थी, नहीं सर हम ऐसे, ये वो करके जो भी था। जो कंपनी के ओनर थे, उनका ज्यादा झुकाव जो था, वो था कंपनी के एम्प्लॉयज की तरफ, क्योंकि उनको लगता था ये सारा बिजनेस लाके देते हैं। एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस जो लाके देते हैं, वो हम लोग लाके देते हैं, यानी कि लीडर्स हमारे 5% एंड अबव, 5% से डीयूसीडी लोग बिजनेस लाके देते हैं। तो उनको लगता था भी कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा बिजनेस लाके देते हैं, तो उनका झुकाव ज्यादा इस तरफ था। तो एक बार तो कंपनी के ओनर ने इतना तक कह दिया कि भाई, जैसे दीपल जी बैठी हुई हैं और सब लोग बैठे हुए हैं, सारे एम्बेसडर आप बोल सकते हो, कि यार जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही है वो अपना, आपने कितना लगाया था पैसा 10 साल पहले, 98 में ज्वाइन किया था, अभी 2008 की बात है, कितना लगाया था? 1250 रुपए जब ज्वाइन किया था। तो जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही है वो अपने 1250 रुपए लो और जाओ। तो जब कंपनी का ओनर अगर ऐसा कह देगा, तो सोचिए, वो कहते हैं ना पैरों तले जमीन खिसकना। सच में उस दिन एक बहुत बड़ा झटका लगा था कि शायद बहुत बड़ी गलती कर दी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके। और सिद्धार्थ तो बिल्कुल ही उनको लग गया था कि शायद बहुत बड़ी गलती करी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। लेकिन शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे थे, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, फाइन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। फाइन। जैसे कई बार होता है ना, अगर कोई आदमी जॉब कर रहा हो, उसकी 2 लाख रुपए सैलरी भी हो, और सब उसके खर्चे बंधे हों, अगर उस दिन बॉस एक दिन कुछ भी कर दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, मन तो कई बार करता है कि बॉस को चक्कू मार के जॉब छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन फिर याद आती है अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, अपने परिवार की, कि उनका क्या होगा। होता है ना, कई लोग नौकरी जो करते हैं, कई बार उनकी ऐसे इंसल्ट होती है कि मन तो करता है कि बॉस का मर्डर कर दूं आज, और भाड़ में जाए नौकरी, लेकिन फिर बच्चों के सामने बच्चों का चेहरा सामने आता है कि उनका क्या होगा, और फिर आदमी खून का घूंट पी के रह जाता है कि नहीं? तो सिद्धार्थ सर के सामने भी ऐसा ही हुआ कि यार कंपनी छोड़ दूंगा तो कैसे। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने जॉब का ट्राई करना शुरू कर दिया। उनको पता लगा बाली सर का, और उनको पता लगा कि उनकी कंपनी अच्छी चल रही है, तो उनको लगा कि भाई जॉब मैं
कर लेता हूँ बाली सर के, अब जानता हूँ क्योंकि नेट एक्सपीरियंस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, कोई पूछेगा तो वो बाली सर के पास गए। आप सबको मालूम है हिस्ट्री। उसके बाद वो सिद्धार्थ सर जॉब मांगने गए, तो बाली सर ने उनको ये बोला, यार तू अगर तू इतना टैलेंटेड है और तूने 10 साल एक कंपनी में काम किया है, उनके सिस्टम से अपना सिस्टम चलाया, तो 1 साल वेस्टीज में काम करके देख ले, तो यहाँ बहुत तरक्की करने वाला है। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं मानता हूँ कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कुछ चल रहा है, बट अब मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने बाली सर ने फिर उनको बोला, नहीं यार तू देख यहाँ पे कितना अच्छा मार्केटिंग प्लान है, ये ऐसे वो वैसे, और मैं शेर को ना, तू एक्चुअली में टाइगर है, तेरे ड्रीम बहुत बड़े हैं और मैं शेर को पिंजरे में नहीं रखना चाहता। तो जब सर को बात समझ में आई तो सर ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब ये जो मैं आगे की बात बता रहा हूं, ये उनके घर की बात है, वो सबको नहीं मालूम, उन्होंने स्टेज पे भी नहीं बोली, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब जब घर गए, अब घर वालों को उम्मीद थी कि चलो भाई जॉब मिल जाएगी। अब जो लिमिटेड खर्चे हैं 70-80 हज़ार के, जो चेक आ रहा है 45,000 का, 50,000 का, कर्जा चढ़ता जा रहा है, तो अब एक सुकून सा आ जाएगा, यानी कि एक मिनिमम इनकम बंध जाएगी, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन जब सिद्धार्थ सर ने आके बोला कि मैं वेस्टीज ज्वाइन करके आया हूं एज ए नेटवर्कर, तो जो बर्तन खड़के होंगे मुझे मालूम है, उन्होंने बताया था मुझे कि बर्तन बहुत खड़के घर में। फिर सिद्धार्थ सर क्या किया, राजश्री मैम को और चंचल जी को बाली सर के पास ले गए, और फिर बाली सर ने चंचल जी को और उनकी मदर को बिजनेस समझाया कि नहीं, जो 10 साल वहां प्रॉब्लम आई वो यहां नहीं आएगी, क्योंकि वहां के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में बहुत फर्क है। जो वहां प्रॉब्लम्स थी वो यहां नहीं है। तो उन्होंने जब समझा, उनको तसल्ली हुई, फिर सिद्धार्थ सर ने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, वेस्टीज को ज्वाइन किया। अभी मुझे नहीं मालूम था। फिर सिद्धार्थ सर ने मेरे को बुलाया एक दिन घर पे और बोला, लोकेश अगर ऐसा हो जाए तो, जो हर महीने पीवी 0 होता है जुड़ जाए तो, अगर जो हमारी सीएनटी के पैसे लगते हैं अगर सीएनटी फ्री हो जाए तो। मैंने कंपनी कर रही है क्या? उन्होंने कंपनी तो नहीं कर रही, लेकिन वेस्टीज एक कंपनी है, वेस्टीज तुझे मालूम है? मैंने कहा हाँ मिस्टर गौतम वाली की कंपनी। अरे बतेरे लोग आते हैं उसके, मैं उल्टा डिमोटिवेट करके भगा देता हूं उनको। मैं तुमको ये बोलता हूँ क्या हो गया पीवी जुड़ता है तो, मिलता तो उसी महीने का है ना, है कि नहीं? कहते नहीं नहीं यार वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और ये ऐसे वैसे। फिर जब उन्होंने बोला तो मैंने जब पूरा मार्केटिंग प्लान देख लिया तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा सर देखो मैं हस्बैंड और वाइफ हैं और हमारे खर्चे मैंने बहुत कम कर रखे हैं, क्योंकि इनकम कम हो गई तो खर्चे भी कम कर लिए। मैं तो फिर भी अपना झेल लूंगा, आप देख लो, क्योंकि आपकी इनकम वहां पे अच्छा खासा चेक ले रहे हो, फाइन, और आपकी एक इमेज भी है, आप देखो आप क्या सही कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ भाई मुझे पूरा विश्वास है, जो प्रॉब्लम वहां थी यहाँ एक जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका है, जो 10 साल में वहां नहीं हासिल कर पाए वो वेस्टीज में हासिल कर लेंगे। मैंने कहा सर अगर आपको लग रहा है तो मैं आपके साथ हूं भाई, और मैं फिर दोबारा से उनके साथ मैंने वेस्टीज शुरू कर दिया। अब मेरा हाईएस्ट चेक 52,000 रुपये था, लेकिन अब मेरी इनकम बहुत कम हो चुकी थी, मैंने बहुत सुकोड़ लिया था अपने आप को, गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। और जब मुझे वेस्टीज का प्लान दिखाया जा रहा था तो सिद्धार्थ सर मुझे यही बोल रहे थे कि लोकेश अगर तू यहाँ अच्छे से काम करेगा ना, तो जो तेरा चेक वहां पे था, हाईएस्ट चेक जो तेरा गया है, तू 6 महीने के अंदर यहाँ पहुंच सकता है अगर अच्छे से काम करे। और जब वो ये बोल रहे थे तो जैसे कहते हैं ना, जब आदमी पानी में डूब रहा हो और पानी बहुत सर के ऊपर हो, उस समय आपको बोले कि कोई, अब महेश जी को जैसे मटन बहुत अच्छा लगता है, तो कोई महेश जी को बोले भी मटन खा लो, तो जब महेश जी पानी में डूब रहे होंगे तो उनको मटन की याद नहीं आएगी। उनको क्या लगेगा कि कम से कम जो पानी है ना वो नाक से नीचे आ जाए ताकि वो सांस ले सकें। ऐसा ही होता है ना। तो जब मैंने वेस्टीज का प्लान देखा तो यहाँ पर भी बातें हो रही थी लाखों करोड़ों रुपए की, कि लाखों रुपए कमा सकते हो, बट मुझे लाखों रुपए ना दिखाई दे रहे थे ना मुझे सुनाई दे रहे थे। मुझे तो बस ये आ रहा था कि मुझे अगर 15 से 20 हज़ार रुपए भी आ जाए, पहले मैं उतने पे पहुंच जाऊं, फिर बाकी बात की बात देखूंगा कि वो जो पानी मेरे नाक से नीचे है, कि जो मेरे हर महीने रनिंग कॉस्ट है, यानी घर का बिजली का बिल, खाने का, जो खाना खाते हैं हम, उसके लिए पैसा चाहिए आपको। अगर आप बिजनेस में नहा धोके तैयार होकर घर से निकलोगे, रिक्शे पे बैठोगे, बस में जाओगे, तो उसके लिए किराया चाहिए, मेरा वो पूरा हो जाए बस। उसके बाद बात की बात है सपनों की, तो सपने और ये और वो मुझे कोई मतलब नहीं था उनसे। मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये चाहिए थे इस बिजनेस में, ताकि जो मेरे मतलब जो कहते हैं ना रोज के खर्चों के लिए जो मेरे सर पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे हर महीने जुगाड़ करना पड़ता था पैसा, कहाँ से किसी से उधार मांगना पड़ता था या कोई भी कुछ झोलझाल करना पड़ता था। और जब पैसे नहीं तो आदमी झोलझाल करता है, तो मुझे झोलझाल करने पड़ते थे हर महीने कुछ ना कुछ, है ना, कभी किसी रिश्तेदार से कुछ कुछ करना पड़ता था। तो वो झोलझाल से मैं बच जाऊं और मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये महीना आ जाए। अब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, बताना शुरू किया, अब लोग विश्वास, अब होता क्या है, कहीं ना कहीं आपका बिलीव लेवल कम हो जाता है। देखिए अगर आप शुरू से ही बचपन से ही गरीब हो और बिल्कुल गरीबी भी चल रहे हो ना, तब तो ठीक है। एक बार थोड़ा सा पैसा देख के, कामयाबी देख के और सर सुन के, और फिर दोबारा से आप उस लेवल पे आ जाओ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। एक टाइम पे आप गाड़ी में जा रहे हो, डाउनलाइन से मिल रहे हो, उनकी जॉब है डाउनलाइन की, आप उनसे बेहतर हो,
लेकिन अब क्या हो गया, अब आप उनसे दोबारा डाउन आ गए। अब उनको जाके फिर से बोलना कि भाई एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करो, तो विश्वास बहुत कम हो जाता है, अपने ऊपर विश्वास आपका कम हो जाता है। फाइन, कि शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बना, शायद मेरे अंदर कोई कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। और यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि मेरी सोच बहुत छोटी थी। और एक बात याद रखिए, मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, आपके अपलाइंस अक्सर बोलते होंगे, इस बिजनेस में बोलते होंगे कि भैया बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या सोचते हैं हमें मालूम है ना। तो सेम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि भैया 20,000 रुपये आ जाए। उन्हें ज्यादातर बोलते रहे भाई लाखों रुपए के बारे में सोच, 1 लाख रुपए महीना कमा। मैं बोलता हाँ सर मैं कमाऊंगा 1 लाख रुपए, लेकिन बाद में सोचता था अरे यार 20 तो आ जाए कम से कम, पहले 20 भी आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो मेरी सोच ऐसी थी और ज्यादातर लोगों की होती है। और कहते हैं ना, जब भी आप किसी टारगेट को फेस करते हो, कोई टारगेट लगाते हो, तो जैसे आप एरो मारते हो ना, तो आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ मारते हो, क्योंकि जब आप तीर मारोगे, जब तक तीर अपने टारगेट तक पहुंचेगा तो उसको ग्रेविटी भी खींचती है और वो धीरे धीरे नीचे आता है। तो ऐसे ही अगर आप सोचोगे 20,000 के बारे में, तो मैं पहले साल थे सिल्वर डायरेक्टर बन गया था। नहीं सॉरी, मुझे 7 महीने लगे थे डायरेक्टर बनने में, और मुझे लगभग 1.5 साल लगा था सिल्वर डायरेक्टर बनने में। फाइन, और 1.5 साल बाद जो मेरी इनकम थी वो 12 से 13,000 रुपये महीना थी। अब 12-13,000 में घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, क्योंकि देखिए आपको मीटिंग भी करनी है, घर का खर्च भी देखना है। तो कई बार मैं सिर्फ मीटिंग इसलिए टाल देता था कि कई बार मेरे पे बस के पैसे भी नहीं होते थे। फाइन, अच्छा घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। अब हर एक वाइफ का सपना होता है कि भाई अगर क्योंकि पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे था, गाड़ी थी, फॉरेन ट्रिप जा रहा था, सब कुछ बढ़िया था। अभी प्रॉब्लम आ गई तो घर में रोज झगड़े होते थे। क्योंकि देखिए अब मेरे को लगता है असली जो झगड़ों की वजह होती है, झगड़े तो बहुत कारणों से होते थे, लेकिन असली जो झगड़े की वजह होती है वो होती है पैसा। फाइन, अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो तो बहुत चीजें अच्छी हो जाती है। तो अब मेरे को 2 साल हो गए मैं सिल्वर डायरेक्टर। अब किसी ने कहा कि यार अपने फैमिली बड़ी करो, क्योंकि मेरी शादी 2005 में हुई थी और वेस्टीज में 2010 तक भी मेरी फैमिली, मतलब 5 साल हो चुके थे शादी को, और फैमिली आगे नहीं शुरू करी थी हमने, क्योंकि मुझे था कि हम 2 लोगों के पास ही इतना स्ट्रगल है, पैसा नहीं है खाने के लिए, तो अगर एक मेंबर आ जाएगा ग्रुप में तो उसका कैसे काम चलेगा। पर किसी ने कहा भी बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, चलो जी। वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, हमने डिसाइड किया हम फैमिली प्लान करेंगे, वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। अब जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई तो खर्चे और बढ़ गए, ब्लड टेस्ट कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ। अब कई बार क्या होता था कि जैसे भाई अल्ट्रासाउंड का दिन है आज, तो मैं जानबूझ के रात को लेट आता था घर, मतलब कहीं ना कहीं घूमता रहता था इधर उधर, ताकि मैं लेट हो गया मीटिंग में, और ताकि चल हम कल चलेंगे, और कल तो मेरी मीटिंग है यार, कल सुबह जल्दी घर से निकल जाता था, ताकि क्योंकि अल्ट्रासाउंड में पैसे बच जाएंगे। और जब मेरे पे पैसे को जुगाड़ हो जाता था, तब मैं कहीं से कुछ प्रोडक्ट बिक गया या कुछ दे दिया, या डाउनलाइन में जॉइनिंग के पैसे दे दिए मान लो किसी ने, तो फिर उससे मैं काम चलाता था। फाइन, तो कई बार तो मुझे लगता था जब मैं वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास जाता था और वो पूरा चेकअप करती थी डॉक्टर, और उस समय 400 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और जब वो कहती थी हाँ जी सब ठीक है, तो मैं मन में बोलता था अगर सब ठीक है तो पैसे वापस कर दे भाई मेरे, तूने तो सिर्फ एक लाइन बोलने की 400 रुपये ले लिए मेरे से, है ना। तो फिर क्या हुआ, छठे बेबी जब होता है, 6ठे महीने में, 6.5 महीने में, तो किक वगैरह करता है, तो फिर होता है कलर अल्ट्रासाउंड। उसके लिए मैंने करीबन 1 हफ्ता लेट किया था, मुझे याद है, क्योंकि वो बहुत महंगा होता था, मेरे पैसे नहीं थे, तो मैं रोज टाल रहा था अपनी वाइफ को। तो एक दिन वाइफ ने बोला कि मूवमेंट नहीं हो रही है 2-3 दिन से, तो मैंने कहा और वो टाइम भी हो रहा है यार, फटाफट दिखाओ उनको। तो जब हम दिखाने गए तो पता लगा कि एक फूड पाइप होती है बीच में, बच्चे और माँ के बीच में, जो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और बच्चा जो है वो डाई कर गया था, मतलब नहीं बचा था, उसको फूड नहीं मिल पा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा डिलीवरी करनी पड़ेगी, बट बच्चा नहीं बचा। तो डिलीवरी हुई, फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी वाइफ को कोई तकलीफ है, इनको एक मेडिसिन देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपकी भविष्य में फैमिली बढ़े। तो अब आप ये सोच सकते हो कि एक तो वैसे मतलब कभी सिल्वर हो रहा है, कभी नहीं हो रहा मेंटेन, कभी एलओबी लग रही है, कभी नहीं लग रही है, या एलओबी लग रही है तो साइड मेंटेन नहीं हो रही है, और घर का खर्चा भी है और बाहर का खर्चा भी है। अभी डॉक्टर ने कहा दवाई देनी पड़ेगी, और एक दिन की कॉस्ट थी 500 रुपये, यानी पूरे महीने की कॉस्ट थी 15,000 रुपये उस मेडिसिन की। 3 महीने वो चलनी थी। अब यकीन जानिए कि वो 3 महीने मैंने कैसे बिताए हैं मैं जानता हूँ। एक मर्द कहते हैं ना, हम रो भी नहीं सकते, मर्द होते हैं ना, मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। यकीन जानिए मैं रात को जब हम सो जाते थे तो मैं सोचता था, मुझे टेंशन बहुत होती थी और मैं सोचता था, तो मैं रात को रोता था अंधेरे में, जब बत्ती लाइट बंद हो जाती थी घर की, और मेरा कई बार तकिया पूरा गीला होता था।
और उस समय भगवान को यही बोलता था, ये भगवान या तो मुझे उठा ले, ये मेरी सिचुएशन जो है वो मुझे ठीक कर दे, ताकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं। क्योंकि मुझे 3 साल हो चुके थे और मेरा चेक वही सिल्वर डायरेक्टर 12-15 हज़ार रुपये, और कभी कभी वो भी नहीं होता था जब मेरी साइड प्रॉब्लम नहीं होती थी। फाइन, 4 साल मुझे हो गए थे। फाइन, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। 4 साल मुझे हो गए थे और मैं सिल्वर डायरेक्टर। इवन मेरे डाउनलाइन में शिरीष माथुर जी, आप सब जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, वो थे, उन्होंने ज्वाइन किया था, वो बन गए डायमंड डायरेक्टर। उनका चेक 70,000 का, उनका बिजनेस वॉल्यूम होता था 6 लाख और मेरा होता था 6,28,816, मतलब 1801 पीवी जो हम करते हैं। फाइन, सिर्फ वही होता था मेरा। उनका चेक 70,000 का हो गया था, मेरा चेक वही 12-15 हज़ार मुश्किल से। वो डायमंड डायरेक्टर बन चुके थे, वो अपनी गाड़ी ले चुके थे, लैपटॉप उनके पास था, और मैं फ्लिपचार्ट से मीटिंग कर रहा होता था। फाइन, लेकिन मैंने कभी भी उनको डिमोटिवेट नहीं किया कि यार इसकी 4 लाख चल रही है, ये अच्छा पैसा कमा रहा है। क्योंकि जो डाउनलाइन होती है ना, वो आपके बरगद की पेड़ की तरह होती है। ठीक है, आज मुझे उनसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा था क्योंकि उनका लेवल मेरे से बड़ा था। मैं कह रहा था कोई दिक्कत नहीं यार, कम से कम एक ग्रुप मेरा स्टैंड हो जाए। फाइन, एक ग्रुप में अच्छे लीडर्स आ जाए, अच्छा बिजनेस होना शुरू हो जाए, बाकी तो मैं कभी भी कर लूंगा। मुझे कॉन्फिडेंस था कि ज़्यादा कुछ नहीं भी होगा ना, क्योंकि देखिए अगर इस मार्केटिंग प्लान को आप समझेंगे, आपके अपलाइंस कभी आप कैलकुलेशन जो मीटिंग होती है हमारी, जब समझेंगे, आपको एक एक लाइन से 5-5 लाख रुपए आ सकता है। एक एक लाइन से आपको 10-10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो आप। फाइन, तो कई बार क्या होता है कि डाउनलाइन का लेवल जब बड़ा हो जाता है तो ना डाउनलाइन चढ़नी शुरू हो जाती है उनसे, अरे यार अच्छा मेरे से बड़ा लेवल हो गया, मेरे से ज्यादा इज्जत मिल रही है उसको। सर कोई दिक्कत नहीं है, कल को वो DUCD भी बन जाएगा ना, और आपने DUCD भी मेंटेन कर लिया, 2-2 हज़ार पीवी से भी कर लिया मान लो, तब भी आपको एक लाइन से 10 लाख रुपए आ सकता है। तो कभी भी किसी को प्लीज डिमोटिवेट मत करो, उसको जितना हो सकता है, क्योंकि वो आपका ऐसा बरगद का पेड़ है कि जो आपको नहीं, आपके आने वाली पुश्तों तक पैसा आएगा उनसे आपको, है ना। तो अपनी डाउनलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, कभी भी उनसे जेलस फील कभी नहीं करना। तो जिंदगी में आप जब अगर आप डाउनलाइन से जेलस फील करोगे तो कभी आप जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो हमेशा अपनी डाउनलाइन की खुशी में खुश होना है, याद रखिए। तो मेरा भी सेम वैसे ही होता था। फाइन, तो 1 लाख मेरी बढ़िया चल रही थी, लेकिन मैं बहुत परेशान था उसके बावजूद भी अपने लिए, क्योंकि मेरा बिजनेस और नहीं चल पा रहा था और ग्रुप मेरे काम नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन की बात है, मैं ऑफिस गया हुआ था, तो मैंने रिसेप्शन पे पूछा मैम से कि मैम क्या आज बाली सर आए हैं? तो उन्होंने कहा आए हैं। तो उन्होंने कहा मैम आप एक बार पूछिए, अगर उनके पास समय है तो मैं मिलना चाहता हूँ। क्योंकि बाली सर जानते थे पहले से, पिछली कंपनी में वो थे हमारे साथ नेशनल सेल्स हेड। तो मैम ने बोला कि लोकेश जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बिजी हूँ अभी, 15 मिनट बाद उनको भेज देना। तो उन्होंने कहा सर 15 मिनट बाद चले जाएगा। मैं कहा ठीक है। 15 मिनट में उनके रूम में जाके बैठा, और पहले सर बाली सर VIP करते थे, है ना, जब शुरू कंपनी नई थी तो उसमें बाली सर ही होलसेल सारी ट्रेनिंग मीटिंग बाली सर करते थे। फाइन, तो उसमें बाली सर VIP करते थे, मैंने बाली सर का VIP अटेंड किया था। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, बैठिए लोकेश जी कैसे हैं आप? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया। मैं सर आपसे कुछ बात करनी थी। उन्होंने बोलिए। मैंने कहा सर आप अपनी VIP में बोलते हो, आप वेस्टीज में बोलते हो हर जगह कि वेस्टीज में आइए और 5 साल काम कीजिए वेस्टीज में और बन जाइए क्राउन डायरेक्टर। और क्राउन डायरेक्टर की कहते हैं हमारे गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर की इनकम भी 1 लाख रुपए होती है उस समय। आज तो क्राउन डायरेक्टर 2 लाख 2.5 लाख आराम से कमाते हैं। फाइन, तो मैंने कहा सर मेरे को 4 साल हो गए हैं वेस्टीज के अंदर और मैं सिल्वर डायरेक्टर पे हूँ और मेरे चेक जो है वो 12-13 हज़ार से ऊपर बढ़ नहीं पा रहा। मैंने कहा सर मुझे CNT करनी आती है, मैं बहुत अच्छी CNT करता हूँ, मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मुझे प्रोडक्ट के बारे में मालूम है। मतलब आप मेरे अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकते कि भाई तेरे को मीटिंग करनी नहीं आती है, तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर सर। मैं समझदार हूँ, मुझे लोगों से मिलना आता है, बात करनी आती है, लोग मेरे से इंप्रेस भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी है सर। उसके बावजूद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये बोलते ही मेरी आंखों में टप टप, क्योंकि मैं सर करना चाहता हूँ। और सर मैं इतना भी पता है मुझे वेस्टीज में, क्योंकि ना मैं इंसान हूँ और एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके क्रॉस लाइन पैसा कमा रहे हैं, आपके डाउनलाइन पैसा कमा रहे हैं, आपके अपलाइन पैसा कमा रहे हैं, दुनिया पैसे कमा रही है, और अगर आप नहीं कमा रहे तो इसका मतलब कमी तो आपके अंदर ही है। क्योंकि अगर कमी वेस्टीज के अंदर होती तो भाई कोई भी नहीं कमा रहा होता या बहुत कम लोग कमा रहे होते। भाई जब सब पैसा कमा रहे हैं, आप सब जब मंथ एंड होता है, जब 10 तारीख को चेक्स आते हैं तो आप देखते हो ना, ये क्राउन बन गया, इसका चेक इतना हो गया, इसका चेक इतना हो गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मैं कंपनी चेंज कर लूं या मैं कोई और बिजनेस कर लूं या जॉब कर लूं, कुछ कर लूं, ऐसा नहीं है। ख्याल कई बार आया, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है। इतना मुझे समझता है यार, कहीं भी काम करूंगा तो काम तो वहां पर भी करना पड़ेगा भाई, बिजनेस तो वहां पे भी करना पड़ेगा।
जब इतनी अच्छी कंपनी में नहीं हो रहा तो भाई वहां कैसे हो जाएगा, इतने अच्छे प्रोफाइल में नहीं हो रहा तो वहां कैसे हो जाएगा। फाइन, तो मेरे को समझ तो थी कहीं ना कहीं कमी, गलती तो मेरी है, कहीं ना कहीं कमी तो मैं कर रहा हूं। अब वो कमी मुझे ढूंढनी थी, उतने में दीपक सर भी आ गए। दीपक सर ने सारी बातें सुनी और एक लाइन, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई मुझे, लेकिन एक लाइन बोली जो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जला दे। उससे में होता क्या था, कई बार आपके साथ आज भी होता होगा कि कई बार जैसे मान लीजिए एक लेग चल रही है या आपका बिजनेस नहीं हो रहा, अब कोई मीटिंग रखवाएगा नहीं तो आप करोगे कैसे, अब मीटिंग नहीं करोगे तो खाली बैठोगे। तो दीपक सर ने एक लाइन बोली, लोकेश जिंदगी में याद रखना है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि जितना तुम घर से बाहर रहोगे उतना लक्ष्मी घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहोगे लक्ष्मी घर से बाहर रहेगी। ये कोरोना से पहले के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, यानी अगर आपको आज की लाइन बोलूं तो जितना आप जूम मीटिंग करोगे ना उतना लक्ष्मी आपके घर के अंदर आएगी, जितनी कम जूम मीटिंग करोगे उतनी लक्ष्मी घर के आपके बाहर रहेगी। ठीक है, जाने आने का ट्रैवल बच गया आपका, इतना कुछ फैसिलिटी हो गई, सब अपने घर पे बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अगर इसमें भी आप दिन की 1 या 2 मीटिंग करोगे ना, फिर तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। कम से कम 4 या 5 जूम मीटिंग आपको रोज करनी चाहिए, रोज लोगों से मिलना चाहिए, रोज लोगों को समझाना चाहिए, तब आपके घर में लक्ष्मी आना शुरू होगी, ये बात समझिएगा। फाइन, उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, मैंने ठान लिया और उसी समय मैंने एक वीडियो फॉलो करी, जिसको सर बता रहे थे अभी महेश जी, सीक्रेट। मैं बहुत परेशान था और रात दिन मैं यही सोचता था कि मेरे पास क्या नहीं है। मैं कोसता था अपने आप को, अपनी लाइफ को कोसता था। मेरे पास देखो मेरी एलो भी नहीं लगती, मेरे पे लोग अच्छे नहीं आते, है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, 100 प्रॉब्लम रहती थी मेरे पास और मैं रात दिन यही सोचता रहता था, मैं दुखी रहता था बहुत ज्यादा। जब मैंने वो वीडियो मेरे पास पहले थी मोबाइल में, ऐसा नहीं थी, लेकिन कहते ना जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो जब मैंने उस वीडियो को फॉलो किया, अगर आप में से मान लीजिए कोई आदमी बहुत हंगर है, जिसके अंदर ना बहुत भूख है कि यार मुझे लाइफ में कामयाब होना है और कामयाब नहीं हो पा रहा, और सोचिए एक दिन उसके सामने भगवान आ जाए और बोले बेटा तू ये काम कर ले, तू कामयाब हो जाएगा। तो मेरे सामने भगवान तो नहीं आए, बट मैंने उस वीडियो को भगवान मान लिया। मैंने यही बात सोच के उसको वीडियो को फॉलो किया कि जो ये लोग बोल रहे हैं ना ये भगवान है, और मैंने एक शब्द को उसको फॉलो किया। सुनता मैं पहले भी था, जानता मैं पहले भी था, फॉलो नहीं करता था। मैंने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड उसको फॉलो करना शुरू किया। सबसे पहले उसमें यह बोला गया कि जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड आप दो। पहले मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था मेरे पास क्या है, मैंने कभी सोचा नहीं उस बारे में। मैं रात दिन नहीं सोचता मेरे पास क्या नहीं है, क्या है। मेरे को भगवान ने इतना अच्छा बॉडी दिया है, मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, कभी मैंने धन्यवाद नहीं दिया था इसका। मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली, कभी धन्यवाद नहीं दिया उसका। इतने अच्छे अपलाइन टॉप अर्नर मिले, मुझे इतनी अच्छी कंपनी मिली, है ना, वो सारे के लिए मैंने दिल से धन्यवाद शुरू किया। आज मैं इतना कर्जे में हूं, लेकिन आज तक मेरे घर के आगे कोई चिल्लाया नहीं, किसी ने मेरी बेइज्जती नहीं करी, ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब जो आपके पास, कई बार क्या होता है, जो आपके पास होता है ना, कभी उसके लिए उसको आप रियलाइज भी नहीं करते हो। आपके पास बहुत चीजें जो भगवान ने दी है। अभी लॉकडाउन आया, लोग इतने मजदूर लोग उन्होंने पलायन किया, उनके पास एक दिन का राशन नहीं था, 2 दिन का राशन नहीं था। आज हम कम से कम लकी हैं, हम उस स्टेज पे तो नहीं है ना, है कि नहीं। तो हमने कभी भी उसके लिए दिल से धन्यवाद नहीं दिया होगा भगवान का, हमें देना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर दूसरी चीज वो बताएगा, जो आप चाहते हो उस पर फोकस करो। अब तक मैं सोचा 15-20 मेरा जुगाड़ हो जाए, अगले महीने का राशन आ जाए, अगले महीने ये पैसे चाहिए उसके लिए जुगाड़ हो जाए, मैं वही सोचता था हमेशा। अब मैंने एक्चुअल में ड्रीम देखना शुरू किया कि जब मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना होगी तो मैं कैसी जिंदगी जीऊंगा, मेरे पास ये वाली गाड़ी। यही चीज मैं घर आया, मैंने वाइफ को बताया। मैंने कहा वाइफ से पूछा तू दुखी है? कहती बहुत दुखी हूं। कहती तुम्हारे ऐसा खराब हस्बैंड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। फाइन, मैंने कहा एक बात बता, दुखी होके कुछ हो सकता है, कुछ मिल सकता है? कहती नहीं। मैंने कहा दुखी अगर होके या टेंशन में आके कुछ मिलता है तो हम सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं और बोलते हैं आओ मिलके दुखी हुए, कुछ होगा? कहती नहीं। मैंने कहा ये वीडियो में इसको सर्दियों की बात थी, छत पे ले गया क्योंकि वहां चैप है, कुछ नहीं आती घर की, ये छत पे ले गया। हम लोगों ने दरी वरी बिछाई, आराम से फोल्डिंग बिछाया, बैठे और मैंने उसको वीडियो दिखानी शुरू करी। मैंने कहा देखते हैं ये वीडियो, दोनों मिलकर देखते हैं, और जो ये वीडियो देखेगा ना कि फॉलो करेंगे। फिर मैंने पूछा उससे, अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए होगी तो तेरे को कैसा लगेगा? कहती बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा क्या करेगी तू 1 लाख रुपए? कहती हम गाड़ी लेंगे। मैंने कहा कौन सी? कहती स्विफ्ट डिजायर। मैंने कहा वेरी गुड, और क्या करेगी? कहती हम शॉपिंग करूंगी। मेरी वाइफ को शॉपिंग करने का बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग करना उसको, और हर एक फीमेल को लगता है।
मैंने कहा कह रही मैं जी भर के शॉपिंग करूंगी जब 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू करेंगे, और कहती मुझे घूमने फिरने का शौक है, हम फॉरेन ट्रिप आना शुरू करेंगे, और मैं ज्वेलरी लूंगी, और मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। मैंने कहा अब जब तू ये बात कर रही है, सोच रही, कैसा लग रहा है? कहती बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा आज के बाद सिर्फ इसी सोच में रहना है। कह रही ठीक है। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलने जा रहा हूँ। ये सब शुरू हुआ और मैंने फॉलो करना शुरू किया सीक्रेट को। मैं 1 हफ्ते बाद अपने घर आया वापस मीटिंग करके। मैंने अपनी वाइफ से पूछा और क्या हाल चाल? कहती बहुत बढ़िया। कहती सच बताऊं तो एक बात बताऊं? कहती 1 हफ्ते में कोई जिंदगी बदली नहीं है मेरी, लेकिन अब कम से कम जीने का मजा आ रहा है। क्योंकि जब आपको 100% भरोसा होता है ना कि आपकी जिंदगी बदलेगी, तो आपको टेंशन नहीं होती। जब भी आप टेंशन में होते हो ना, इट मीन्स आपके बिलीव में कमी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको यह लग रहा है कि वो चीज मुझे नहीं मिलेगी। और जब आपको 100% बिलीव होता है ना, आप कभी टेंशन, आपके पास कुछ भी हो या कुछ भी नहीं हो, आप कभी टेंशन में नहीं होते। अगर आप टेंशन में हो, इट मीन्स आपके अंदर बिलीव की कमी है। तो मेरी वाइफ ने कहा सच बताऊं, मुझे नहीं पता ये चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अब कम से कम जब भी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगी, कम से कम खुश तो रहूंगी। भाई पहले पैसे तो पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, बट अब कम से कम खुश तो हूं। एक चीज का तो फायदा हो गया है ना। वहां से मैंने फॉलो करना शुरू किया, और यकीन जानिए वो साल मैं 71,000 पे, उस समय प्रीतम सर ने ज्वाइन ही किया था नया नया। और प्रीतम को सर को याद होगा, आप देखिएगा कि एक बार मैं, प्रीतम सर, सिद्धार्थ सर, मुजफ्फरनगर में हम CNT करने, और सॉरी VIP करने जा रहे थे। तो मैं आगे वाली सीट पे बैठा हुआ था जानबूझ के, और मैंने, हम सब लोग बातें ही कर रहे थे, और बीच में मैंने हेडफोन लगा के रखता था, और रोज दिन में 1-2 बार मैं सीक्रेट जरूर सुनता था, और मुझे बड़ा मजा आता था सीक्रेट सुन के। तो मैं कान में लगा लेता था और मैं सीक्रेट सुनता रहता था, और मैं हमेशा उसी उसमें रहता था, मतलब मैं अलग ही दुनिया में रहता था। अगर आप सीक्रेट को फॉलो करोगे ना, तो आप उसमें एक लाइन बोलते हैं, आप तब तक वो दुनिया नहीं पा सकते जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए। जब तक आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जियोगे ना, वो आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हो, तो पहले आपको उसको दिमाग में जीना पड़ेगा, और जब उसको फॉलो करते हो तो मतलब बहुत मजेदार जिंदगी होती है। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप बाकी सब जानते ही हैं, आज मेरा जो लास्ट मंथ का चेक है वो 11,14,000 रुपए का है। मतलब वो साल मैंने 1 लाख रुपए नहीं कमाया, बट मैं 71,000 तक पहुंच गया। इस बार भी जो चेक जाएगा लगभग 12 लाख रुपए के क्रॉस जाएगा, मेरे को लगता है। फाइन, सबका बिजनेस बढ़ा है, सबका PV बढ़ा है, मेरा भी PV बढ़ा है काफी। फाइन। और उसके बाद मैंने, जब मैं बताऊं गाड़ी की, अगर मैं बताऊं, तो मैंने पहली गाड़ी ली थी वैगनआर, सेकंड हैंड ली थी, बहुत मुश्किल से ली थी। दूसरी गाड़ी मैंने स्विफ्ट डिजायर ली 7.25 लाख रुपए की। तीसरी गाड़ी मैंने ली ऑडी Q3, और जब Q3 ली, प्रीतम सर उसमें थे, वहां पर थे डिलीवरी के टाइम पे, और सिद्धार्थ सर ने मेरे को शाम को बुलाया अपने डिनर पे। और मेरी वाइफ ने उस दिन एक बात शेयर करी वहां पे टेबल पे, खाने की टेबल पे, कि जब मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के अलवर मीटिंग करने जाया करता था, सुबह 5 बजे उठ के, और 4 बैग होते थे मेरे पास, एक मेरा लैपटॉप का, एक प्रोजेक्टर का, एक कपड़ों का, और एक एग्रेटी 2 का। तो मेरी वाइफ ने कहा कि जब मैं सुबह जा रहा होता था, वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, क्योंकि यहाँ से ना रिक्शा चाहिए होता है बस स्टैंड पहुंचने के लिए, कि अगर वहां पे पहुंचोगे तो आपको बस स्टैंड पहुंचने के लिए रिक्शा चाहिए, बस मिल जाएगी, रिक्शा नहीं मिलता सर्दियों में सुबह सुबह। तो मेरी वाइफ प्रार्थना करती थी भगवान से, क्योंकि उसको भी गाड़ी का शौक था, उसको मन था कि हमारे पास गाड़ी हो, कि हे भगवान मुझे दो मत दो, बट मेरे हस्बैंड को कम से कम गाड़ी दे दो, ताकि ये बेचारा जो इतनी स्ट्रगल कर रहा है, ये थोड़ा बहुत इनको कंफर्ट हो जाए। और आज हम ऑडी में ली है हमने, मतलब हमें बिलीव नहीं हो रहा था। फाइन, फॉरेन ट्रिप बहुत सारे लिए। और अभी आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगा। अक्सर जब मैंने काम करना शुरू किया, तो लोग कहते थे, जैसे आज मैं अपने पेरेंटल हाउस में रहता हूं, ये मकान मेरे फादर ने बनाया था, तो लोग कहते हैं कि जी जो पहले के लोग मकान बना के चले गए, आज तो ईंट बना दो, ईंट रख दो, बहुत बड़ी बात है। तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं, डिनाई करता हूं उस बात को, हमेशा करता था, करता हूं, करता रहूंगा। कभी भी आप ऐसी लैंग्वेज मत बोलिएगा। देखिए, बात सिर्फ होती है इनकम की। जब आप पैसा कमाओगे ना, जिन्होंने बनाना था उन्होंने उस समय भी बना लिया, जिन्होंने नहीं बनाना था वो उस समय भी नहीं बना पाए। फाइन। तो मकान आप किसी भी एज में और किसी भी समय बना सकते हो। बात सिर्फ है आपको अपनी इनकम बड़ी करनी है। इनकम बड़ी हो जाएगी। मैंने अभी अपना घर लिया है, 1,27,00,000 रुपए का घर है। अगर रजिस्ट्री और जो कहते हैं ना बाकी जो काम लगा दूं, तो ये इसकी कॉस्ट लगभग 1.5 करोड़ रुपए की है जो मैंने लिया है। और कल शाम को 4 बजे ही, परसों शाम को 4 बजे मुझे इसकी चाबी मिल गई।
फाइन, अब मेरे पास बधाई चाबी आ भाई, गई उस घर की और मैं ले पाया। बधाई और भाई, सबसे अच्छी बात कांग्रेचुलेशन। ये है कि उसमें 90 बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ अपनी सीक्रेट्स। 93 लाख रुपीस मैंने डाउन पेमेंट किया है और सिर्फ 35 लाख रुपए का लोन है। वो भी लोन इसलिए कर लिया, सीए ने बोला कि लोन ले लो थोड़ा बहुत तो, है ना। 93 लाख रुपीस मैंने डाउन पेमेंट किया। उसके साथ मैंने एक और प्रॉपर्टी खरीदी एज ए इन्वेस्टमेंट, एक ऑफिस खरीदा है जिसका 50% पेमेंट हो चुका है, जो कि लगभग 30 लाख रुपए का है, 15 लाख रुपए वहां। तो लगभग लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैंने वेस्टीज से बनाई है। फाइन। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी बनानी है। फाइन। और अगर गाड़ियों की बात मैं बता चुका हूं आपको, फॉरेन ट्रिप बहुत सारे ले चुका हूं, अभी तो बड़ा नॉर्मल हो गया फॉरेन ट्रिप। एक बताना चाहूंगा, मैं 2017 में यूएस गया था। 1 महीने के लिए छुट्टियां मैंने बताई यूएस की, और वो मेरा ड्रीम ड्रीम मेरा टूर था। और जब वो 11-12, ये घर का सपना और डिज्नीलैंड का सपना मैंने 2012 में देखा था। ये 2012 में जो प्रॉपर्टी ली है मैंने, ये 2012 में लॉन्च हुई थी, और तब मेरी इनकम 12,000 रुपए 13,000 रुपए थी। तब मैंने सीक्रेट वीडियो देखना फॉलो किया था, और उसमें एक लाइन बोलते हैं कि आपको जो घर चाहिए उसमें घर के अंदर जाके देखो। तो वो घर, मैं और मेरी वाइफ घर के अंदर गए थे, देखा था। और उसके बाद शायद प्रीतम जी को मालूम होगा, मैंने बहुत सारे घर नोएडा में भी देखे, यस। लेकिन जो मैंने घर देखा था ना 2012 में, मैंने वही लिया, क्योंकि मेरा दिल उसी पे आया हुआ था। क्योंकि ये इसको बनने में देर लग रही थी, तो इसलिए मैं नोएडा में भी देख के आया था खूब सारे घर। लेकिन जब ये बन गया, अच्छा लगा मुझे, तो फिर मैंने इसको फाइनल कर दिया। फाइन। तो ये मेरी आज की ट्रेनिंग थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी।